आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की। ये है लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, फिलोसोफर, ह्यूमैनिस्ट, रेवोल्यूशनिस्ट। लेनिन की बात करें तो लेनिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे लीडर जिन्होंने एक देश की स्थापना कर दी, पहला कम्युनिस्ट नेशन, कार्ल मार्क्स ने जो लिखा था उनके सपनों को इन्होंने जमीन पे उतार दिया। हालांकि बहुत डिफरेंसेस है। मार्क्स ने जो बोला था, लेनिन उससे काफी हट गए। तो हम इनको, इनकी जो आइडियोलॉजी, उनको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि लेनिन बोलने लगे थे क्योंकि इन्होंने पार्टी बना ली थी। अब मार्क्स ने बोला था, जो कम्युनिज्म है वो बोलता है कि स्टेटलेस, पार्टीलेस कुछ नहीं होगा, सब कुछ, कोई स्टेट नहीं, सब कुछ लोगों का होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो पार्टी बना ली, तो इन्होंने बोला कि पार्टी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैनगार्ड पार्टी, ठीक है। तो वो फिलोसफी को लेनिनिस्ट बोलते हैं। लेनिनिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। फिलहाल हम रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे, और रशियन रेवोल्यूशन के हीरो हैं व्लादिमीर लेनिन। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, आपको पता ही है। अभी तक टोटल 10 लेक्चर हो चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होती है, ठीक है। लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से ये शुरू की है, ठीक है, 16th सेंचुरी से ये शुरू किया है। तो ये लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएससी के लिए। तो पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं कवर कर रहा हूं। और इस बार वर्ल्ड वॉर 2 पे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार 75th एनिवर्सरी हो रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 पे सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 11वां लेक्चर है, लेक्चर 11, रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। मेरे दिमाग में था कि मैं पहले वर्ल्ड वॉर 1 बताऊं कि रशियन रेवोल्यूशन। फिर मैंने सोचा कि पहले रशियन रेवोल्यूशन बता देता हूं, उसके बाद वर्ल्ड वॉर बताऊंगा। तो अब 20 क्या 21 या 20 तारीख को हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करेंगे, समझ गए। तो फिलहाल रशियन रेवोल्यूशन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर की पीडीएफ तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है। आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टडी ग्लोस को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, आपको शायद 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये कर देते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम ढेर सारे लेक्चर्स लेके आए। तो रशियन रेवोल्यूशन ही ओ होगा। हमेशा मैं सब जो टाइटल होता है उसमें स्पेलिंग गलत कर ही देता हूँ पहले पेज में। रशियन रेवोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये 1917 में हुआ, 1917 में हुआ, ठीक है। 1917, यहां पे रोमानोव डायनेस्टी जो थी, 1868 से निकोलस टू जो रूल कर रहे थे, जो जार थे रशिया के। रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था। 10th सेंचुरी के आते आते रशियन में, रशियन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ, ज़ारिस्ट रूल स्टैब्लिश हुआ, और तब से चलता चला आ रहा है, ठीक है। हाउसेज आए, बहुत सारे हाउसेज आए। तो अगर हम बात करते हैं, रोमानोव डायनेस्टी के जो जार निकोलस टू थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया था, और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था, ठीक है, 1918 में, ठीक है। और रेवोल्यूशन हो गया था, क्रांति आ गई थी। एक्चुअली में मोनार्की खत्म, मोनार्की, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज था, ठीक है। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारे रेवोल्यूशन को जन्म दिए। हमने 1783 के अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की थी, जिससे फ्रांस जो है उनमें और ज्यादा जोश बढ़ गया। और फ्रांस ने, क्योंकि अमेरिका में सपोर्ट किया था, अमेरिका में जो क्रांति हो रही थी, तो उससे फ्रांस की हालत खराब हो गई थी, और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि घर में है, खाने को नहीं, और ये वॉर वॉर खेल रहे हैं। फिर 6 साल बाद 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो इतना गजब था कि लोगों को ये पता चल गया अब कि अगर हमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो हम क्रांति कर देंगे, ठीक है। फ्रांस में कई बार रेवोल्यूशन होते रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दोबारा मोनार्की आ गई नेपोलियन के बाद, ठीक है। खैर, नेपोलियन ने भी मोनार्की, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। नेपोलियन ने भी अपने आप को राजा ही घोषित कर दिया था। लेकिन फ्रांस में कई बार छोटे मोटे रेवोल्यूशन होते रहे कि हमको आजादी चाहिए, है ना। तो ये रशिया तक भी पहुंचा। 1860 में यहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स का, जो बाहुबली होते थे ना, जिनके पास जमीन होती थी, ठीक है, रशिया में, रशियन एम्पायर में फ्यूडल लॉर्ड्स का जबरदस्त दबदबा था। लोगों को ऐसा प्रताड़ित करते थे ये लोग, जिंदगी बर्बाद कर देते थे इनकी, है ना। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, भाई देखो रशिया में क्या था, ठीक है, या कहीं पे भी, सबसे पहले होता था राजा, है ना। उसके नीचे आते थे जो नोबल्स, जो फ्यूडल लॉर्ड्स आते थे, बड़े अमीर। फिर आता था वर्किंग क्लास, ठीक है, सॉरी मिडिल क्लास, जो कि ठीक ठाक अमीर होता था।
फिर आता था वर्किंग क्लास, और लास्ट में पेजेंट्स और फार्मर्स आते थे, मतलब पेजेंट्स और वर्कर्स आते थे, लेबरर्स आते थे। तो जो नीचे वाले लोग थे, 70 से 80% जो पॉपुलेशन के होते थे, उनको जबरदस्त प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, इनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, सब लैंडलेस लेबरर्स थे, मतलब इनके पास कोई जमीन नहीं होती थी। तो जिनके पास जमीन होती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स, इनको पकड़ के लेके आते थे, काम करो, और खूब काम करवाते थे। नहीं करता था कोई, जरा से भी आवाज उठाता था, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते थे, पूरा जीवन बर्बाद कर देते थे, मार देते थे, है ना। और ये बहुत सालों तक चला, ये हजारों सालों तक चला, जब तक रशियन एम्पायर रहा तब तक ये चला। जब 1860 में हद से ज्यादा हो गया, तो भैया यहां पे मूवमेंट शुरू हो गया। इनको सर्फ कहते थे, ठीक है, सर्फ जो होते थे। तो भैया यहां पे मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। और जब मूवमेंट शुरू हो गया तो फिर इस चीज को एबॉलिश किया गया, लेकिन फिर भी लैंड कैपिटल्स यहां पे बना दिए गए, मतलब पूरी तरीके से एबॉलिश नहीं हुआ, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन जो था, इसका एक बहुत बड़ा ये कॉज था, है ना, कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपनी मनमानी करते थे, ठीक है। तो ये चीज, अब रशियन रेवोल्यूशन के हीरो थे लेनिन। अब कैसे ये सब हुआ इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये रशियन एम्पायर देख लीजिए, बहुत बड़ा रशियन एम्पायर, बहुत बड़ा है भैया ये, ठीक है। ये 18th सेंचुरी की तस्वीर है, आप देख लीजिए कितना बड़ा है रशियन एम्पायर, है ना। और बहुत ही ताकतवर, दो देखिए 4 एम्पायर बहुत ताकतवर थे। एक था फ्रेंच एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश, ये तो ताकतवर था ही, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। ये 4 एम्पायर जो थे ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और इन पे कोई, फ्रांस सबसे ताकतवर था। फ्रेंच एम्पायर जो था वो ब्रिटेन से भी ज्यादा ताकतवर था, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटेन में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो सब कुछ बदल गया, ठीक है। अब दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये आप धीमे धीमे देख सकते हैं, मतलब धीमे धीमे क्या, ये आप कलर कोडिंग से देख सकते हैं। ये जहां ये पूरा कलर आप देख रहे हैं ना, जहां जहां कलर है, ये सब रशियन एम्पायर के पास था पूरा, ठीक है। अब देखिए आप, ये 1894 आते आते, अगर हम ये येलो में, ये वाला भी एरिया इनके पास हो गया था, एक्सपेंशन हुआ बेसिकली, ठीक है। भयंकर तरीके से यहां पे एक्सपेंशन किया, ठीक है। जो निकोलस टू आए उन्होंने भी एक्सपेंशन किया। तो आप देख सकते हैं, मतलब अलेक्जेंडर टू के बाद, जब अलेक्जेंडर 3 के बाद जब निकोलस टू आए, ठीक है। तो ये रशिया है ना। 1533 में आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप 1894 तक पूरा का पूरा ये देख सकते हैं ना। देखिए 1503 में कितना कम एरिया था, इतना खाली एरिया, ठीक है। और उसके बाद 1803 आते आते ये पूरा एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो ये चीज, अब कॉजेस देखते हैं क्यों हुआ रशियन रेवोल्यूशन। देखिए याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया भी है, कभी भी अगर क्रांति आती है, रिबेलियन होता है, तो उसके 4 कॉजेज होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक कॉज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। तीसरा होता है आपका सोशल कॉज, और चौथा होता है आपका इमीडिएट कॉज, ठीक है। हर रेवोल्यूशन में, हर क्रांति में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे भारत में 1857 में इमीडिएट कॉज क्या था, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ये मैंने आपको बताया था। 1857 पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने कवर की है, ठीक है। तो बेसिकली 4 कॉजेज होते हैं, है ना। अब इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो ये आपके सामने लिखा है। इकोनॉमिक कॉज क्या है, देखिए रशिया जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, है ना। रशिया काफी ज्यादा अनडेवलप्ड था, बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन आपको पता ही है रशिया कहां ठंड पड़ती है वहां पे सालों साल, है ना। तो पोल्स में आता है ना रशिया, तो वहां पे रशिया में अगर हम रशिया की बात करें तो बहुत ही अनडेवलप्ड और बैकवर्ड सोसाइटी थी। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पे जो लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको सारा पैसा मिलता था, है ना। लैंडलेस लेबरर्स थे, और बाकी जो लोग थे उनको कुछ नहीं मिलता था। जो पेजेंट्स थे, जो लेबरर्स थे, फैक्ट्रीज अभी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में था, लेकिन रशिया में अभी उस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, ठीक है। यहां पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अब इस समय डेवलप हो रहा था। तो भाई फैक्ट्रीज लग रही थी, 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज थी, उसमें लोग काम करते थे, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी। और दोस्तों ये 1905 आते आते दोस्तों लोगों की कंडीशन हद से ज्यादा बुरी हो गई। 1870 60 इतने रिवोल्ट हुए रशिया में, पेजेंट्स ने बहुत बार वो खड़े हो गए कि हमारी कंडीशन को सुधारो, हमको ताकत दो, हमको रिफॉर्म लेके आओ, रिफॉर्मेशन लेके आओ, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन जार सुनता ही नहीं था। राजा महाराजाओं को क्या पड़ी है, उनको किसी की नहीं पड़ी होती थी, उनको खाली अपनी पड़ी होती थी। जार जो है ना, जार की बातों को भगवान, जार जो बोल देता था, जार एक गॉड फिगर था। रशिया में जो जार था ना, भगवान से कम नहीं था जार। जो बोल दिया पत्थर की लकीर, लोग उसको मानते थे, क्योंकि लोग पढ़े नहीं थे। 70 to 80% रशिया में लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, है ना। तो इसीलिए अब जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है तो आपका दिमाग को बरगलाना बहुत आसान होता है। आपको बरगलाना, आपके दिमाग को, मतलब आपका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो जार ऐसे ही करता था, जार जो बोलता था लोग मानते थे, है ना। लेकिन लोगों को तो झेलना है ना, लोग बहुत कुछ झेल रहे थे, ठीक है। यहां पे मार दिया जाता था सीधे,
और कोई सुनवाई नहीं, सब कुछ जार के पास था। ठीक है, तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो जबरदस्त इनका शोषण करते थे, और जो पैसा आता था वो जार के पास जाता था। और ये फ्यूडल लॉर्ड्स, जो निचली क्लास थी, जो पेजेंट्स थे, और जो लैंडलेस लेबरर्स, और जो आपके लेबर्स थे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। आप समझ रहे हैं? और ये पूरा 1905 तक चला। फिर हम ये देखते हैं कि रशिया जो है, रशिया में अब ये देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट था। ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर किसके पास, एग्रीकल्चर का कंट्रोल जो था वो किसके पास था? फ्यूडल लॉर्ड्स के पास था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, इसकी वजह से क्या था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। लोगों के पास ना पहनने को कपड़ा था, ना खाने को खाना। ये जो भी उगाते थे ना, सब फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देते थे, इनके पास खुद कुछ नहीं रहता था। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा दिक्कत, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए था दोस्तों क्योंकि इधर रशिया जो था वो एक्सपैंड भी कर रहा था। ठीक है, अब एक्सपैंड भी कर रहा था तो रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते। ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते, तो रिसोर्सेज में आप कैसे रिसोर्सेज लेके आएंगे? भैया टैक्स लाओ, टैक्स बढ़ाओ। ठीक है, पैसा चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, गरीबी तो बहुत ज्यादा थी ही, लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब यहां पे ये सब कुछ हो रहा है ना। ये पूरा 20th सेंचुरी तक आते आते चला। ठीक है, 1905 में एक बहुत बड़ी चीज हुई। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, देखो 1905 आते थे, एक और चीज ये हुई। देखिए, एक तो हुआ ब्लडी संडे, बहुत बड़ा इवेंट था जिसने रशियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा एक यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। अब रशिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिटीज में, शहरों में, शहरें ओवर क्राउडेड हो गई थी, और इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, पॉपुलेशन जो थी सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में, ये नियरली डबल्ड, है ना, दोगुनी तरीके से बढ़ रही थी। तो भैया जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग आएंगे, उनको खाने को मतलब उनको रिसोर्सेज चाहिए ना, उनको खाना चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको पैसा चाहिए। ये सब कुछ भी नहीं था रशिया में। तो लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब थी, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ना, बहुत ही ज्यादा खराब थी। ठीक है, अब यहां पे इतनी कंडीशन खराब, इतनी गरीबी, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, जार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गया। और यहां पे संडे को, 1905 संडे को लोग गैदर हुए। यहां पे फादर गेपॉन जो थे वो लोगों को लीड कर रहे थे, और जार की खाली एक ही उनसे उम्मीद थी। वो ऐसा नहीं था, यहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग गैदर हुए, इसमें सब वर्किंग क्लास थे, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और जो लोग काम करते थे। ठीक है, मतलब पेजेंट्स थे बेसिकली। तो जार से इन लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी, और ये लोग जो ग्रुप बनाए थे, इनका नाम था असेंबली। ठीक है, असेंबली, असेंबली क्या थी, ये वर्कर्स का ग्रुप था, जो ये बोल रहे थे कि हमको खाली हमारे राइट्स दे दो, है ना। हम जो इतना ज्यादा हमारा शोषण हो रहा है, बस ये ना हो, रिफॉर्मेशन आए, ठीक है, नए लॉज बनाए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जार सुनने को तैयार ही नहीं था। तो लोगों ने कर दिया प्रोटेस्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर किसके हैंड में, फ्यूडल लॉर्ड, सब कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो लोगों का मूड खराब हो गया। लोगों ने 1905 में जार के महल के बाहर इकट्ठा हो गए। जार थे नहीं, ठीक है, जार थे नहीं, और आर्मी ने इन पे गोली चला दी। जैसे जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था ना, वैसे ही ब्लडी संडे मसाकर को बोला जाता है। ठीक है, 1905 में जब ये मसाकर हुआ, जब बहुत सारे लोग, निहत्थे लोग मारे गए, तब यहां पे भाई आपने कैसे गोली चला दी, लोगों का मूड खराब हो गया। ठीक है, और अब लोग जो थे वो चुप तो नहीं रहने वाले। वर्कर्स जो थे, भैया वर्कर जो होते हैं ना, वो आपकी देश की जान होते हैं। ठीक है, अगर आपने उनको नाराज किया बेटा, वो स्ट्राइक कर देंगे और पूरा देश ठप हो जाएगा। काम तो वर्कर से ही चलता है ना। 70 से 80% रशिया की फैक्ट्रीज में, खेत में सब वर्कर्स, पेजेंट्स काम कर रहे थे, सबने स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक स्ट्राइक होनी शुरू हो गई। और ये स्ट्राइक जो है ना, ये बहुत टाइम से हो रही थी। 1880s में भी बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, 1890s में भी, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, तो यहां पे स्ट्राइक कर दी सबने। और उसके बाद यहां पे जार को लगा कि यार ये तो गलत हमने कर दिया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जार ने उस समय ड्यूमा बना दिया। ठीक है, अब ड्यूमा क्या था, ड्यूमा बेसिकली रशियन पार्लियामेंट, आज भी इसको ड्यूमा ही बोला जाता है। रशियन पार्लियामेंट की 1905 में स्थापना हो गई। देखिए, पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है, ताकि राजा पे अंकुश लगाया जा सके, राजा निरंकुश ना हो। अगर उसको कुछ भी करना है तो पार्लियामेंट की वो यहां पे अनुमति ले, अपने हिसाब से कुछ ना करे। ठीक है, तो यहां पे ड्यूमा बना दी। ठीक है, ये ड्यूमा कौन थे, इसमें ज्यादातर लोग कौन थे, हालांकि सब कंट्रोल तो पूरा जार का ही था, है ना, लेकिन यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स भी थे। जो कॉमन लोग थे, जो काम करते थे, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन ड्यूमा जो था ना, वो एक्चुअली टूथलेस टाइगर थी। मतलब ये
ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, कंट्रोल अभी भी जार का था, है ना। ये हुआ इकोनॉमिक कॉज। पॉलिटिकल कॉज इसका क्या था? देखिए भाई, बहुत गरीबी है, पैसा आ नहीं रहा है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स कर गया। कैसे? यहां पे जो आर्मी है उनको 5-6 सालों से पैसे नहीं मिले थे, है ना। जो आर्मी में जो जवान थे ना, वो फ्री में काम कर रहे थे जार के लिए, ठीक है। जो जार के एडवाइजर्स थे उनको भी काफी टाइम से पैसा नहीं मिला था, ऊपर से जार के एडवाइजर्स भी महान थे। अभी हम बात करेंगे ग्रेगरी रासपुतीन की, ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल कॉज था कि जो सिस्टम था पूरा कोलैप्स कर गया था, है ना। यहां पे किसी को पैसा नहीं और अजीब व गरीब डिसीजन लिए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद सोशल कॉज ये था। सोशल कॉज देखिए, सोशल कॉज भी आप इसी में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यहां पे सोसाइटी जो थी बहुत सारे, जैसे इमैनुअल कांत हो गए, है ना, और लियो टॉल्स्टॉय हो गए, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, ये सब जो थे ना, ये लोगों की चेतना को जगा रहे थे, है ना। अब 1904 और 5 में एक और चीज हुई थी, ठीक है, जापानीज रूसो वॉर। जापानीज रूसो वॉर क्या था? कोरिया को लेके जापान और रशिया भिड़ गए थे, काफी समय से विवाद चल रहा था। जापान ने रशिया को हरा दिया, ठीक है। अब जब जापान ने रशिया को हराया, किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा देश इतने बड़े एम्पायर को हरा देगा। जब जापान ने रशिया को हराया, कोरिया पे कंट्रोल लिया, तो रशिया की भयंकर बेइज्जती हुई, ठीक है। रशिया के लोगों ने कहा कि यार, एक तो वॉर में चले गए, इतने लोगों को मरवा दिया, खाना है नहीं, ऊपर से हार के आ गए। वॉर हारना एक बहुत बेइज्जती होती है और फिर लोग और ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलती क्या हो गई? वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की एंट्री, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। रशिया जो है भैया, देखो, आपके घर में खाने को नहीं है, आपके घर में कोई इंसान नौकरी नहीं कर रहा है, तो आप क्या किसी से लड़ाई करने जाओगे? लड़ोगे कि आप अपने आप को देखोगे? रशिया में हालत यह थी कि यहां पे इतनी ज्यादा गरीबी थी, लोगों के पास ब्रेड खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ब्रेड तक नहीं थी, रोटी तक नहीं थी रशिया में, ठीक है। और यहां पे जार जो है वो चले गए वर्ल्ड वॉर 1। लोग बोल रहे हैं कि मत जाओ वर्ल्ड वॉर 1 में, भगवान के लिए मत जाओ। अरे, लेनिन ने तो बकायदा लेटर लिख दिया था यहां पे जार को। लेनिन बाहर से अपनी सत्ता चलाते थे, स्विट्जरलैंड से वो ज्यूरिख भाग गए थे लेनिन जो है, क्योंकि उनको पता था कि अगर रशिया में रहेंगे तो उनको मार देंगे, ठीक है। तो लेनिन जो है, उन्होंने तो अपनी पार्टी ही बाहर बनाई, ठीक है। जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, आरएसडीपी, वो उन्होंने बाहर बनाई, है ना। तो वो तो बाहर से पूरा ऑपरेट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बकायदा जार को लेटर लिखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में मत जाना, कुछ भी हो जाए वर्ल्ड वॉर 1 में घुसना नहीं बेटा, क्योंकि ये हमारा वॉर है ही नहीं, ये तो उन देशों का वॉर है जिन्होंने सबको एक्सप्लॉइट किया है। कॉलोनिस्ट यहां पे लड़ रहे हैं, आप क्यों घुस रहे हो? आप अपनी जनता को देखो। माने ही नहीं जार, घुस गया वर्ल्ड वॉर 1 में। 1916 आते आते वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया में को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया, बस खत्म, खत्म किया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया जो है, ठीक है, ये वाला है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था, एक तो ये वेस्ट से लगा हुआ है, ठीक है, ये यूरोप से लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे जर्मनी आपको मिलेगा, ठीक है, इधर ऑस्ट्रिया। वेस्ट वाला इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, देखिए ये बॉर्डर जो है वो यहां से लगता है, यूरोप से लगता है, ठीक है, वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया से लगता है, ठीक है। अगर बात करें मतलब ईस्ट पार्ट क्या, एशिया से क्या, तो वेस्ट पार्ट यहां से सारे रिसोर्सेज जाते थे ना, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड था, डेवलप्ड इन द सेंस कि यहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, है ना। यहां पे जो काफी बड़ा चंक है इकोनॉमी का रशिया का, वो यहां से आता था। और जर्मनी ने 1916 में इसी को ही कैप्चर कर लिया। भाई घुसेंगे तो यहीं से ही ना, वेस्ट पार्ट से ही जर्मनी घुसेगा ना, और कहां से घुसेगा? यहां से, ठीक है। अगर हम बात करें रशिया में, ठीक है, तो जर्मनी ने इसी को ही कैप्चर कर लिया। अब जब इसको 1916 में जर्मनी ने कैप्चर किया, तो यहां पे लोगों की नौकरी चली गई। भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां पे थी, लोगों की नौकरी चली गई, लोग और ज्यादा गरीब हो गए। तो लोग अब बोलने लगे, भैया इमीडिएट एंड ऑफ वॉर करो, वॉर से बाहर निकलो, चाहे जो हो जाए कुछ भी करो, लेकिन अब वॉर को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन जार अभी भी नहीं माना, है ना। ये पता नहीं कौन कहां पे जी रहा था, और ये इमीडिएट कॉज था, ठीक है, ये कहां पे जी रहा था इसको समझ ही नहीं आया, ठीक है। तभी भी वॉर किए जा रहा है, समझ गए। और जार खुद भी वॉर में लड़ रहा था। आपको बता दूं, जार जो थे, निकोलस II जो थे, वो खुद भी युद्ध में लड़ रहे थे। तो भैया ऐसा है कि अब फाइनली हम ये देखते हैं
1917 इसको मार्च रेवोल्यूशन, लेकिन ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर का थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये अगर हम बात करें तो ये फेब्रवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए फेब्रवरी रेवोल्यूशन अगर हम जूलियन कैलेंडर की बात करें, ठीक है, लेकिन अगर ग्रेगोरियन की बात करें, ठीक है, तो ये मार्च रेवोल्यूशन बोला जाता है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लोग जो है 1917 में फरवरी, लोग परेशान, खाने को है नहीं, गैदर हो गए शहर में, ठीक है। जार के पैलेस के बाहर गैदर हुए और वो उनसे बोल रहे हैं हमको खाना दो, हमको ब्रेड चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। जार ने बोला एक काम करो, आर्मी से बोला खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो, जाओ। अब एक समय मतलब बाहर जो है लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, हमको खाना दो। जार यहां पे क्या बोल रहा है, आर्मी को, लोगों की बात नहीं मान रहा है, आर्मी को बोल रहा है खत्म करो सबको जाके बाहर। अब एक बात बताओ, आर्मी में भी आर्मी को इतने सालों से 5-6 सालों से पैसे नहीं मिले, है ना, आर्मी फ्री में काम कर रही है। और एक्चुअली आर्मी में थे कौन, यही पेजेंट्स, यही वर्किंग क्लास पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म, यही तो आर्मी में सेवा दे रहे थे। तो आर्मी वाले क्या करेंगे, राजा की थोड़ी ना सुनेंगे। अरे भैया, उनके भाई बहन, आर्मी वालों के भाई बहन बाहर खड़े हुए हैं, बाहर रिवोल्ट कर रहे हैं, खाने के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई बहनों के कैसे गोली चलाएंगे। तो आर्मी वाले लोगों के साथ मिल गए, ठीक है। अब जब ये जार को पता चला, जार ने अपने रॉयल गार्ड्स को भेजा कि चलो आर्मी वालों ने धोखा दे दिया, रॉयल गार्ड्स जाओ मार के आओ। रॉयल गार्ड्स भी लोगों के साथ मिल गए, समझ रहे हैं, खत्म, खेल खत्म। जार को अपनी थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ा, ये फेज 1 है, ठीक है। फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो है यहां से 1917 में अब रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं, यहां पे जो इनकी बीवी थी, ठीक है, जारीना अलेक्जेंड्रा। अच्छा, जार का जो एडवाइजर था, आपके एडवाइजर कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन एडवाइस कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सही एडवाइस मिली तो आप सही जाएंगे, गलत एडवाइस तो गलत जाएंगे। ग्रेगोरी रासपुतीन इनके एडवाइजर थे, है ना। ग्रेगोरी रासपुतीन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। रासपुतीन की बात करें, अय्याश, नशेड़ी, गंजेड़ी, है ना, जादूगर, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कोई नॉलेज नहीं। लोग इससे चिढ़ते थे, जब ये रास्ते से जाता था तो जो औरतें हैं ना वो घर के अंदर चली जाती थी, किसी को भी उठा लेता था, है ना। बहुत बड़ा अय्याश इंसान ग्रेगोरी रासपुतीन, ये एडवाइजर बन गए थे क्योंकि जादूगर, इनको लोग बताते थे, इसने ऐसा इमेज बनाई थी कि बहुत बड़ा महात्मा हूं मैं, और जो मैं कहता हूं वो सही होता है। ज्योतिष बनता था ग्रेगोरी रासपुतीन, लेकिन बहुत बड़ा, कुछ नहीं आता था इसको। ये एडवाइजर थे, है ना, ये जार के एडवाइजर बने। और क्या था कि जो जार की बीवी थी, है ना, वो बड़ा इंप्रेस रहती थी इनसे, क्योंकि जादू दिखाता था, दिन भर कोर्ट में जादू दिखाया करता था। ग्रेगोरी रासपुतीन की बात करें, ठीक है। इसको हालांकि बाद में मार दिया गया लोगों ने, मतलब लोगों ने क्या, ऑफिशियल्स ने इसको मार दिया था, ठीक है, पता था कि ये तो सब कबाड़ा कर देगा। और एक तरीके से ग्रेगोरी रासपुतीन का बहुत बड़ा रोल है कि रशिया जो है वो वॉर में गया, समझ रहे हैं। तो 1916 में इसको मार दिया गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फरवरी में रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, लोगों ने यहां पे क्रांति कर दी। यहां पे आर्मी अगर आपके साथ मिल जाए तो खेल खत्म, ठीक है। आर्मी ही जो है, क्योंकि आर्मी किसी भी रिवोल्ट को सप्रेस करती है, लेकिन अगर आर्मी आपके साइड हो जाए तो खेल खत्म। तो भैया फरवरी में रेवोल्यूशन हो गया। अब यहां पे क्या मांग थी, यहां पे मांग ये थी कि ऐसा है, वॉर, इमीडिएट एंड ऑफ वॉर, ठीक है, तुरंत हमको वॉर से बाहर निकलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वर्ल्ड वॉर 1 है। अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 तो चल रहा है ना। तो पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकलो, सबसे बड़ी बात, समझ गए। उसके बाद यहां पे एक और चीज कि देखिए, अभी तक जार ने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, है ना, तो पार्लियामेंट को दोबारा लेके आओ, दोबारा एस्टैब्लिश करो, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मेशन लेके आओ, ये लोग मांग कर रहे थे, और लेबर्स को ज्यादा राइट्स दो, ये सारे मांग कर रहे थे, ठीक है। तो अब फेज 2 में प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। अगर बात करें, जार ने अपनी थ्रोन को छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, उनको किडनैप करके ले जाया गया, मतलब उनकी पूरी फैमिली को ले जाया गया, और हम ये देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट किसकी, मेंशविक की। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर केरेंस्की, ये लॉयर थे, है ना, ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इनको दी गई, ठीक है, और इनके ऊपर पूरा दायित्व था। प्रोविजनल गवर्नमेंट अलेक्जेंडर केरेंस्की के अंडर बनी,
और इनके ऊपर पूरा दायित्व था कि अब ये क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत सारे लिबरल प्रोग्राम चलाए क्योंकि मॉडरेट थे। जैसे मॉडरेट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए जो लेनिन की पार्टी थी, है ना, 1903 में लेनिन की पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, किसमें? दो में। एक था आपका मॉडरेट सेक्शन जिसको मेंशुविक बोला जाता था, दूसरा था आपका यहां पे एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन जिसको बोल्शेविक बोला जाता था। बोल्शेविक को लीड कर रहे थे लेनिन, समझ रहे हैं। और ये मेंशविक जो था, मेंशविक मॉडरेट्स थे, मतलब मेंशविक जैसे भारत में था ना, कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो कांग्रेस में एक नरम दल एक गरम दल, ऐसे ही यहां पे सोशलिस्ट पार्टी स्प्लिट हो गई थी, एक थे मेंशविक एक थे बोल्शेविक। मेंशविक मॉडरेट्स थे, वो चाहते थे कि हम जार को मारे नहीं, ठीक है, जार की भी थोड़ी इज्जत है, उसको बचा के रखे। और मोनार्की पे ये चुप थे, मोनार्की पे बिल्कुल साइलेंट थे। उसके बाद दोस्तों लेबर राइट्स पे साइलेंट थे ये, और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे। लेकिन बोल्शेविक जो थे, गरम दल, ये चाहते थे ये सब कुछ नहीं, बकवास, तुरंत आजादी लेंगे, हटाओ ये मोनार्की को हटाओ, आजादी लेके रहेंगे चाहे जो हो जाए। लेनिन का ये मानना था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर केरेंस्की जो थे वो मॉडरेट लीडर थे, है ना। तो भैया जो मॉडरेट लीडर है, प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बनी, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या था, चलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट अलेक्जेंडर केरेंस्की ने बनाई। अब ये थे मॉडरेट, तो इन्होंने सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर वन से हमको बाहर आना है कि नहीं, नहीं आना है, कंटिन्यू द वॉर। सबसे बड़ी दिक्कत भाई, वॉर को आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? वॉर को ही तो खत्म करने के लिए रेवोल्यूशन आया है, लेकिन बोलना कि कंटिन्यू द वॉर। ठीक है, और लोगों को मरने दो, कोई फर्क नहीं। उसके बाद दूसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, जिस रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, लोग मर रहे थे, उसको पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। जार का क्या होगा, मोनार्की का क्या होगा, इस पे भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका, समझ रहे थे। और उसके बाद लेबर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं था इनके पास। हालांकि आपको बता दूं कि यूनियंस को इन्होंने राइट्स दिए कि आप स्ट्राइक कर सकते हो, राइट टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जो मैंने अभी आपको रीजन बताया, इन पे सरकार शांत थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं, लोगों का और मूड खराब हुआ। तभी लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने कुछ प्रपोजल्स दिए। लेनिन ने बोला कि देखो ये मेंशविक को हटाओ, ये मॉडरेट्स को हटाओ, हमको लेके आओ। ठीक है, लेनिन, अभी मैंने बताया ना, व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। ठीक है, लेनिन ने बोला कि अगर हम आ जाते हैं, सबसे पहले इमीडिएट एंड ऑफ वॉर, तुरंत हम वॉर को खत्म करेंगे, हम वॉर में जाएंगे ही नहीं, समझ गए, अगर हम आ जाते हैं। दूसरी चीज, मैनेजमेंट जो है, देश जो है, वो वर्कर्स के हाथ में होगा और देश कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलेगा। समझ रहे हैं आप, कम्युनिज्म की जहां पे बात की हुई, जहां पे वर्कर्स की बात हुई, बस उसके बाद तो लोग फैन हो गए लेनिन के। यार कम्युनिज्म में क्या है, कोई मोनार्की नहीं, कोई स्टेट, और यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो गरीब लोग थे, जिसमें 70 to 80% लोग गरीब थे, उनकी तो आंखें चमक गई कि हमको जमीन मिलेगी, हमको पैसा मिलेगा, खाने पीने की प्रॉब्लम दूर हो गई। बस लेनिन के लिए यहां पे जोर शोर से, यहां पे हम देखते हैं बहुत लोग बोलने लगे कि लेनिन को लेके आओ। उसके बाद क्या प्रपोजल था, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शंस और फैक्ट्री जो है, मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके वर्कर्स कंट्रोल करेंगे, सोवियत कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं, सोवियत का ग्रुप, वर्कर्स, ठीक है, ये सब सोवियत कंट्रोल करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत हो, जो पूरा कंट्रोल होगा ना देश का, वो वर्कर्स के हाथ में होगा। समझ रहे हैं, जर्मनी ने भी सपोर्ट किया क्योंकि जर्मनी का इंटरेस्ट था। भाई देखो, अगर रशिया जो है वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ कर जाता है तो जर्मनी का तो बढ़िया ही है ना, एक इंसान कम ही हो जाएगा, मतलब एक ग्रुप कम हो जाएगा। तो जर्मनी तो सपोर्ट ही कर रहा था ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जब प्रपोजल्स दिए लेनिन ने, तो लोगों ने बोला आ जाओ आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। लेनिन जो है स्विट्जरलैंड से इधर आए, हम देखते हैं कि मतलब रशिया आए और ट्रेन से आए बकायदा, और एकदम बढ़िया हीरो बन के आए। ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, लोगों ने मान लिया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट खत्म की, और यहां पे लेनिन आए और लेनिन ने फिर अपनी सत्ता काबिज की, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला जाता है। समझ रहे हैं, अब लेनिन का ये अक्टूबर रेवोल्यूशन इतना ज्यादा सक्सेस था कि लेनिन को यहां पे लीडर बना दिया गया। लेनिन की सारी बातें मान ली गई और लेनिन ने ये किया भी। ठीक है, लेनिन ने जो बोला, वर्ल्ड वॉर वन से रशिया बाहर हो गया। ठीक है, जो पूरी सत्ता है वो किसको दे दी, यहां पे वर्कर्स को दे दी।
लेकिन दोस्तों ये 1917 में हुआ। इतना आसान नहीं होना है। क्यों इतना आसान नहीं होना है? अरे भैया, यहां पे कैपिटलिस्ट क्लास भी तो है, यहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स भी तो हैं, यहां पे मॉडरेट्स भी तो है। इन्होंने बोला कि हम ये सब नहीं होने देंगे। सिविल वॉर हो गई, बोल्शेविक के बीच में सिविल वॉर हो गई, बाकी जो दूसरी तरफ थे कैपिटलिस्ट, फ्यूडल लॉर्ड्स और मॉडरेट्स, इनके बीच में सिविल वॉर हो गई। आप समझ रहे हैं? बोल्शेविक की आर्मी को रेड आर्मी बोला जाता था और बाकी इनकी आर्मी को व्हाइट आर्मी बोला जाता था। तो दोनों में सिविल वॉर हुई और अल्टीमेटली लेनिन की बोल्शेविक जीती, रेड आर्मी ने जीत हासिल की और 1921 में यह सिविल वॉर खत्म हुआ। 1922 में सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर की स्थापना हो गई और रशिया जो है, मतलब सोवियत, पहला कम्युनिस्ट नेशन बन गया। रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद आपको सारी चीजें पता ही है। 1925 में यहां पे लेनिन की मृत्यु हो गई, फिर स्टालिन आ गया और स्टालिन ने क्या हत्याकांड चलाया ये आपको पता ही है। ये देख लीजिए दोस्तों, यूएसएसआर था, ये 1991 तक चला, ठीक है। 1922 से लेकर 1991 तक, जब इसको डिसइंटीग्रेट किया गया, ठीक है, डिसॉल्व किया गया, तब तक यूएसएसआर चला, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए दोस्तों, ये 14 देश जो है वो सोवियत में थे, इंक्लूडिंग रशिया। समझ गए? एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये रशियन रेवोल्यूशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।